इसके पहले की कक्षाओं में हम लोग पीवाईक्यू यानी कि जो पहले पेपर में 9वीं इकाई जिसे इन्वायरमेंट के नाम से जाना जाता है उस पे हम लोग अपनी चर्चा नहीं किए थे। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पीवाईक्यू जिसे प्रायः बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाए तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि पेपर तक होते होते जो भी 10 इकाई हैं उन 10 इकाई से जो विगत कुछ वर्षों से यानी कि जो इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें से देखा जाए तो जो इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें से शुरुआती सालों में 100 प्रश्नों पे प्रत्येक इकाई से हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि पीवाईक्यू का महत्वपूर्ण अपने आप में इसका महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग श्रृंखला की जो शुरुआत कर रहे हैं वह 9वीं इकाई जिसे प्रायः लोक विकास और पर्यावरण जिसे इन्वायरमेंट के नाम से भी जाना जाता है उसकी पीवाईक्यू जो विगत कुछ वर्षों में पूछे गए हैं और कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोग कक्षाएं ले रहे हैं वह वाकई अपने आप में परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि नहीं। हम 9वीं इकाई जो पीवाईक्यू है उस पे अपनी चर्चा शुरू करें। सबसे पहले प्रश्न हम देखेंगे कि वातावरण में तापमान का व्युत्क्रम इसमें से प्रमुख कारण है। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि वातावरण में तापमान का जो व्युत्क्रम है उसका मुख्य कारण इनमें से कौन सा है। टेम्परेचर इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर मेनली केस यानी कि व्युत्क्रम से आशय है कि अगर शरद का मौसम है तो उस समय गर्मी का एहसास होना या गर्मी के मौसम में ठंड का एहसास होना उसे हम वातावरण का व्युत्क्रम के रूप में जानते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया है जो इस प्रकार से है। पहले नंबर पे धूल युक्त आंधी, दूसरे नंबर पे वायु प्रदूषकों का प्रकीर्णन, तीसरे क्रम पे वायु प्रदूषकों का संचयन और चौथे नंबर पे ओजोन अवक्षय। इसका सही जवाब होगा वायु प्रदूषकों का संचयन। इसका सही जवाब होगा वायु प्रदूषकों का संचयन जिसे प्राय एक्लुएशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट के नाम से भी जानते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि वायु प्रदूषकों का संचयन होता वाकई में क्या है। जब हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर प्रवेश करते हैं यानी कि जैसे-जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वैसे ही तापमान में कमी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। यानी कि पृथ्वी से हम ऊंचाई की तरफ प्रवेश करें तो तापमान में कमी उत्पन्न होती और एक निश्चित सीमा के ऊपर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम होना शुरू हो जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया अगर सीधे यानी कि इस प्रकार से चले तो जो प्रायः जिसे वातावरण में तापमान का व्युत्क्रम करें इस प्रणाली के दौरान कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन मानवीय कारणों द्वारा और विभिन्न अनैच्छिक कारण के दौरान जैसे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जो भी धूल कण और यहाँ तक कि जो मानव के दौरान वायु में होने वाले प्रदूषण की वजह से जब यह तापमान में अचानक कमी न हो के यानी कि तापमान ऊपर से नीचे जाने पे प्रायः तापमान में कमी उत्पन्न होती थी। लेकिन इसका उल्टा असर हो के यानी कि ऊपर तापमान अधिक होने की वजह से और नीचे तापमान वृद्धि यानी कि इसका उल्टा होना शुरू हो गया कि ऊपर जो तापमान कमी हो रही थी अब वह तापमान कमी नहीं होगी। यानी कि एक निश्चित सीमा के बाद इसमें परिवर्तन उत्पन्न हो जा रहा है उसे हम तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के धूल कणों की वजह से प्रायः जो वायुमंडल है उसमें तापमान यानी कि जो तापमान है वायुमंडल का वह नीचे कम होना शुरू हो गया जबकि ऊपरी सतह पे जो तापमान था वह प्रायः तापमान अधिक होने के कारण जो भी ओजोन यानी कि जो भी संवहन के माध्यम से बादल या विभिन्न गैसों के मिश्रण से जो बादल बन रहे थे वह सतह से ऊपर बन रहे थे। लेकिन
अब सतह के करीब बनना शुरू कर दें, जिसकी वजह से देखा जाए तो जो भी ठंड के मौसम में जो शीत जिसे कुहेसा कहते हैं वह सतह को घेर कर गिरना शुरू की और चादर के रूप में उसे लपेटना शुरू कर देते, उसे हम प्रायः प्रायः वायु प्रदूषण का संचयन कहते हैं। उसे हम वायु प्रदूषण का संचयन करते। दूसरा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रोटोकॉल के अंतर्गत सम्मिलित है। यानी कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस समझौता के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो भी गैस उत्पन्न हो रहे हैं, जो हवा की जो गुणवत्ता है उसको खराब कर रहे हैं, उसमें 6 प्रकार के मुख्यतः 6 प्रकार के गैसों को हमने उसमें सम्मिलित किया है। और इन गैसों को उत्पादन यानी कि इन गैसों को वैश्विक स्तर पे कम करने का प्रयास किया गया। इसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखते हैं। यह समझौता मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह 1997 में जापान में यानी कि 1997 ईस्वी में यह एक समझौता पे सहमति बनी हुई थी और 16 जनवरी 1905 को लागू किया गया। और जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो जलवायु संबंधित और विभिन्न प्रकार के मौसम संबंधित जो भी बदलाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको रोकने के लिए यह समझौता किया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गैसों को रोकने का प्रयास किया गया। उनमें देखा जाए तो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से गैस क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पे मीथेन, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, चौथे क्रम पे नाइट्रस ऑक्साइड और पांचवें नंबर पे सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल में मुख्यतः 6 प्रकार की गैस ग्रीन हाउस गैस जो तापमान को वृद्धि कर रहे हैं उसको कम करने के लिए लक्ष्य बनाए गए थे। उनमें से 6 गैसों में मेथेन, उन 6 गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्यूरिक कार्बन सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यानी कि इसमें मुख्य रूप से 6 गैस हैं जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन, परफ्यूरिक कार्बन, उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड। 6 गैसों का मिश्रण 6 गैस है जिन्हें कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1997 ईस्वी में जापान में हुआ था और 2005 ईस्वी में इसको प्राय लागू किया गया। इस क्योटो समझौता के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 2 प्रकार के मानक तय किए गए। यानी कि इस समझौता के अंतर्गत जो भी विकसित देश हैं वह इस कानून के अंतर्गत यानी कि वह कम ही समय में इस कटौती के अंतर्गत वह जो 5-6 गैस है इनको उत्पादन में कमी लाएंगे, जिनका लक्ष्य 2008 से 12 की प्रति अवधि के दौरान ग्रीन हाउस ऊर्जा सामूहिक रूप से 1990 लाना। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसमें जो भी विकसित देश हैं उन्हें एक पत्र पे हस्ताक्षर किया गया कि 2008 से और 12 के अवधि के दौरान 1990 तक जितने वायुमंडल में कार्बनिक यानी कि ग्रीन हाउस जैसी समस्या न थी, उस समझौता के अंतर्गत वह वहां तक अपने को ले आने का प्रयास करेंगे। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। यानी कि 4 गैस है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है।
पुनः प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अपशिष्ट जल के नमूने में कुल ठोस विलयन या निलंबित नमूने में जल के वाष्पीकृत होने के बाद बचे पदार्थ होते हैं। यानी कि पहले नंबर पे प्रश्न पूछा जा रहा है कथन के रूप में कि कोई अपशिष्ट जल है, उस जल में हम कुछ नमूना के रूप में कुछ ठोस पदार्थ जो जल में विलेय हैं या निलंबित हैं, उनको अगर हम शुद्ध करें या वाष्पीकृत के दौरान उसको जल कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, तो जो ठोस पदार्थ बचे हुए हैं, जो ठोस पदार्थ बचे होते हैं। दूसरा उसका कारण दे रहा है कि the total solid dissolved water suspended in water vapor simple or material left after water has exploded from the sample। दूसरा उसका कारण यह है कि जो विलय ठोस भाग में समानतः क्लोराइड कण शामिल होते हैं। यानी कि दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले प्रश्न के रूप में कारण है कि अगर किसी अशुद्ध जल है उसमें अगर विलयन के रूप में ठोस पदार्थ या निलंबित पदार्थ उसमें है, अगर उस विलयन का शुद्धिकरण किया जाए या वाष्पशील किया जाए तो वह ठोस पदार्थ होंगे। इसका परिणाम है कि विलियम ठोस भागों में समानतः क्लोराइड के कण शामिल होते हैं। पुनः हम इसको देखेंगे, यह जवाब यानी कि दोनों सही है। इसको समझने का पुनः हम लोग इसको समझने का हम लोग पुनः प्रयास करेंगे। जैसे अपशिष्ट जल में कोई ठोस पदार्थ या सामग्री मिली हुई है और उस जल को हम पुनः वाष्पित कर दे रहे हैं, यानी कि उस जल को हम गर्म करके उसे शोधन कर रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो जो जल में घुला घुलनशील यानी कि जो पानी में अपशिष्ट पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील हुए हैं, उसे मापने के लिए एक पैरामीटर का प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से देखा जाए, यानी कि जल का जब हम वाष्पीकरण कर रहे हैं तो उसमें जो भी घुलनशील पदार्थ है उन पदार्थों को मापने के लिए एक पैरामीटर का प्रयोग करते हैं। इस पैरामीटर के माध्यम से प्रायः जो जल में घुलनशील पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों के माध्यम से जल की जो पीने योग्य या जल की जो गुणवत्ता है उसको मापने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर जल में जो भी घुलनशील पदार्थ है उन पदार्थों को मापा जाता है या आकलन किया जाता है, तो इसके दौरान जो भी जल में अपशिष्ट पदार्थ हैं उन नमूनों के माध्यम से देखा जाए तो हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि स्वास्थ्य जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता, और यह एक पैरामीटर के रूप में। जबकि कारण दे रहा है कि यदि हम अपशिष्ट जल के नमूने में हुए ठोस पदार्थों के बारे में अगर हम बात करें तो यह ध्यान महत्वपूर्ण है कि इस अंश में अक्सर क्लोराइड के कण भी शामिल होते हैं। क्लोराइड के कण प्रायः आणविक कण होते जो निलंबन आकार के बीच छोटे या बहुत सूक्ष्म होते हैं और यह जल में बिना किसी आपस में को कॉपरेट यानी कि बांध बनाए हुए आपस में फैल जाते हैं। और प्रायः इस प्रकार की कणों का प्रयोग या इस प्रकार के कण हमें समानतः जब जल यानी कि जो मतमैला जल है उसमें देखने को मिल जाता है। अतः हम पुनः प्रश्न पे देखेंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि अपशिष्ट जल के नमूने में कुल ठोस विलयन या निलंबित नमूनों से जल के वाष्पीकृत होने के बाद बचे हुए पदार्थ होते हैं। विलयन ठोस भागों में समानतः क्लोराइड के कण शामिल होते। दोनों ऑप्शन सही है। पहले का स्पष्टीकरण इस बात से हो रहा है कि अगर हम जल का शोधन कर रहे हैं तो उस जल में अगर विभिन्न प्रकार के जो घुलनशील पदार्थ हैं
ये जल का वाष्पीकरण करे तो पानी भाप बन के वह एक स्थान से दूसरे स्थान यानी भाप के माध्यम से शुद्ध जल वाष्पशील होकर वह वहां से निकल जाएगा, जबकि जो भी अशुद्ध पदार्थ उसमें मिले हुए हैं वह वहीं पे सूक्ष्म रूप से छू जाते हैं। इसका अच्छा सा उदाहरण देखें तो प्राय जब गर्मी के दिनों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कि गर्मी के दिनों में किसी टब या किसी बर्तन में हम किसी जल को लेकर उसमें विभिन्न प्रकार के घुलनशील पदार्थ मिले हुए हैं उसको धूप में रखेंगे। कुछ दिनों बाद देखेंगे कि जो स्वच्छ पानी था वह पानी वाष्प बन के उड़ गया, जबकि अन्य धातु जो भी घुलनशील पदार्थ थे वह उसी में उसकी चादर में बैठ गए। और अक्सर जो घुलनशील पदार्थ होते उसमें क्लोराइड के कण शामिल होते, अतः दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। पुनः प्रश्न है कि निम्नलिखित को जैव संचयन और संचयन के परिणामों में उनमें द्वितीय के संकेतक के अवरोही क्रम में मिलान कीजिए, यानी कि अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंटिन्यूएशन एमंग द रिजल्ट बायोमैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। सबसे पहले हम लोग जैव संचयन और जैव आवर्धन को समझने का प्रयास करेंगे। जैव संचयन के माध्यम से यानी कि भोजन का जो क्रम है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो हम कीटनाशक के रूप में डीबीटी जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, यार हम किसी पौधे या भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह जलाशय के माध्यम यानी कि जल में वह विलीन होने के उपरांत वह सूक्ष्म जीव के दौरान भी उसका सेवन किया जा सकता है। और उस जल में जो भी जीव पाए जा रहे हैं, अगर हम किसी फसल को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस जल में रहने वाले जो जीव हैं उस पानी का सेवन करेंगे तो जो कीटनाशक का भाग था उनमें भी प्रवेश कर गया। ठीक उसी प्रकार से उस जल में बड़ी मछली या मनुष्य अगर उस जल का सेवन कर रहा है तो उस जल में मनुष्य भी सेवन कर रहा है, तो उस जल का जो रसायन है मनुष्य के शरीर में भी स्टोर होगा। इसे जैव संचयन कहते हैं, यानी कि जब कीटनाशक या किसी अन्य प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जा रहा, वह एक क्रमिक के रूप में एक जीव से दूसरे जीव कह सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि जब हम किसी जल या किसी चीज का सेवन कर रहे हैं तो उसमें अगर कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है तो वह जो भी जीव या जंतु उसका सेवन कर रहा है उसके शरीर में वह पहुंच जाएगा। इसे जैव संचयन कहते हैं। जबकि यह क्रम में भी होता है, लेकिन जैव आवर्धन उसे कहते हैं कि जब निम्न पोषक तत्व यानी कि अगर हम किसी फसल को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें देखा जाए तो जो भी कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं वह पानी में घुलनशील होने के कारण जब वह किसी नदी या नाले में प्रवेश कर रही है तो उस पानी में जो सूक्ष्म पौधे पाए जाते हैं वह भोजन के रूप में उसको ग्रहण करेंगे। उन शैवालों को प्रायः छोटी मछली उनका सेवन करेंगी, यानी कि कम मात्रा में जो कीटनाशक था धीरे धीरे निम्न पोषक स्तर यानी कि जो खाद्य श्रृंखला है निम्न पोषक स्तर से उच्च पोषक स्तर की तरफ प्रवेश करेगा और एक समय आएगा कि यह क्रम नीचे से ऊपर की तरफ प्रवेश करेगा। इसे हम जैव आवर्धन के रूप में भी जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि निम्नलिखित में जैव संचयन के परिणाम को बढ़ते हुए क्रम में यानी कि आरोही बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। सबसे पहले मछली, वाटर बॉडी, मत्स्य पक्षी, प्राणी प्लावक। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें
वाटर बॉडी यानी कि जो जल का निकाय है वहाँ से यह प्रक्रिया चालू हो रही है। उसके बाद प्राणी प्लावक यानी कि जल में जो भी पौधे पाए जा रहे हैं उस जल के दौरान अपना भोजन बनाएंगे। अब उन पौधों का सेवन मछली करेगी, मछली का सेवन प्रायः मत्स्य यानी कि मछली खाने वाले पंछी करेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आज के लिए यहीं तक। इसके बाद चर्चा अगली कक्षाओं में होगी। धन्यवाद।